इस वीडियो में हम यह अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी को एक व्हील के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर वो स्टेप के ऊपर चढ़ना चाहता है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियलाइज द सिचुएशन। देयर आर टू व्हील्स इन द व्हील चेयर, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we will consider only one of them. Let us imagine that the weight of the entire system, including person as well as the whole wheelchair, is about 140 kilogram, and we will assume that half of that load is basically sustained by one of the wheels. That means हम ऐसा मानेंगे कि इस पूरे व्हील के ऊपर 70 kg का लोड है, और सिंपल कर दें तो ये व्हील है जो 70 kg मास का है, ऐसा सोच लीजिए। इस व्हील के एक्सल पे बेसिकली 70 kg का लोड है। फिजिक्स का क्वेश्चन, एक आइडियलाइज क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक व्हील है, व्हील चेयर को भूल जाओ, 70 kg का व्हील है। व्हील एक मोटा मोटी रिंग के शेप में है। ये जो स्टेप है जिसके ऊपर इस व्हील को क्लाइंब करना है रोल करते हुए, ये स्टेप की हाइट 0.1 मीटर है और इस व्हील का रेडियस 0.3 मीटर है, 30 सेंटीमीटर के आसपास। मास मैंने आपको बताया 70 kg है। हालांकि उस वीडियो में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था जो अभी आपने देखा, पर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो फोर्स लगाया गया है व्हील के ऊपर, वो व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया गया और हॉरिजॉन्टल लगाया गया। एक्चुअली इस व्हील के अंदर एक और ऐसा व्हील होता है और लोग फोर्स उस पर लगाते हैं, बट ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा के व्हील को इस स्टेप के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। स्टेप की हाइट 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, व्हील का रेडियस 30 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें सबसे पहले ये बताना है कि अगर इस व्हील को जस्ट किसी तरीके से रोल करके इस पे चढ़ाना, ऐसे उठाना है, इस पोजीशन से ये व्हील पॉइंट ए के अबाउट ऐसे घूमना शुरू कर दे, जस्ट उठना शुरू कर दे, उसके लिए मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा जिससे ये व्हील इस कॉर्नर के अबाउट जस्ट घूमते हुए उठने की सोचने लगे, उठने लगे, जस्ट उठने लगे। दूसरा, इस सिचुएशन में जब आप मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स लगा रहे हो इसको जस्ट लिफ्ट करने के लिए, घुमाने के लिए, इस सिचुएशन में ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ए, यहाँ पर ये जो स्टेप है वो व्हील के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये स्टेप व्हील के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई जरूर कीजिए इससे पहले कि आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है, इसमें जस्ट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि वी नीड द व्हील टू जस्ट रोल ओवर दी स्टेप। अभी उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं देना है मुझे, उसको ऑलमोस्ट 0.000000001 के एक्सेलरेशन से ऐसे ऊपर चला देना है, ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन। मेरा पर्पस उसको स्पीड देना नहीं है, मेरा पर्पस है उसको किसी तरीके से स्टेप के ऊपर चढ़ा देना। फोर्सेस, वेट F, और यहाँ पे एक ऑफ कोर्स फोर्स होगा जिसका नाम मैं FA रख लेता हूँ। पहला स्टेप, F को कैलकुलेट करने के लिए इस फोर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट A के अबाउट टॉर्क ले सकते हैं। पॉइंट A के अबाउट टॉर्क जस्ट जीरो है, इनफैक्ट जीरो से जस्ट बड़ा है, ठीक। जैसे ही ये व्हील इस स्टेप पे यहाँ ऐसे उठना शुरू करेगी तो ये ग्राउंड से इसका कांटेक्ट छूट चुका है, तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होना चाहिए वो जीरो ही है, उसको भूल जाते हैं। तो बेसिकली देखिए फाइट क्या है, फाइट ये है कि जो फोर्स mg है उसका टॉर्क व्हील को ऐसे घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, और आप जो फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं इसका टॉर्क इसको क्लॉकवाइज उठाना चाह रहा है। तो पॉइंट A के अबाउट F का टॉर्क, अप्लाइड फोर्स F का टॉर्क mg के टॉर्क से जस्ट बड़ा हो गया, अभी हम लिखेंगे इक्वल हो गया, तो ये व्हील इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमने की सोचना शुरू कर देगा।
उठने लगेगा। ये लिखा है मैंने, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो। फोर्स एफ का जो टॉर्क है, एफ इंटू फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इंटू पॉइंट ए से इसकी परपेंडिकुलर दूरी। किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है, दिस हाइट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द व्हील, डायमीटर 2r माइनस h, दिस लेंथ इज 2r माइनस h। ये फोर्स F का टॉर्क हो गया। और जो mg का टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, mg इंटू दिस डिस्टेंस d। तो d डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ये रेडियस है, ये h है, ये लेंथ आप देखिए ध्यान से r माइनस h के इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में डी स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सारा डेटा गिवन है, सब सिंप्लीफाई कीजिए। मोटा मोटी एफ की वैल्यू करीब करीब 300 न्यूटन के आसपास आती है। 30 केजी के बराबर फोर्स, ये काफ़ी बड़ा फोर्स है। एक हाथ से इतना बड़ा फोर्स लगाना एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, बट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जैसी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है उसमें, अगर इसको चढ़ाना है ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सब कॉर्नर है, एज है, ये व्हील के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? कर लो खुद से, आओ देखो। इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है यार कि व्हील कुल मिला के हम इक्विलिब्रियम में ही तो मान रहे हैं। उस पर टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो लिया, फोर्स भी जीरो ले लो, फोर्स भी जीरो है, उसका कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं बड़ा सा। नेट फोर्स जीरो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, बट जल्दी से आंसर ऐसे आ जाएगा अगर आप समझो कि इस व्हील पे इस समय तीन ही फोर्स हैं, एक mg, एक f और ये fa। तीनों फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो f और mg का वेक्टर सम, ये mg ट्रायंगल रूल, mg प्लस f, mg प्लस f, mg प्लस f, ध्यान देना ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ऐसा ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये है ना, mg और f का रिजल्टेंट। अगर fa इसके इक्वल और अपोजिट हुआ, ये mg और f का रिजल्टेंट ये वेक्टर है। जो fa तीसरा फोर्स है वो अगर इसके इक्वल और अपोजिट हुआ तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। मतलब तीन वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ किया एक ट्रायंगल के ऊपर, और आपने ऐसे ड्रॉ किया वन आफ्टर दी अदर, और ट्रायंगल बन गया, कोई भी क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया, तो रिजल्टेंट जीरो होता है। तो रिजल्टेंट जीरो होने का सीधा मतलब है कि ये जो fa है उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, और fa का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस f स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। mg भी पता है, f भी पता है, आप ये कैलकुलेशन मोटा मोटी कर लीजिएगा, जहाँ तक 800 न्यूटन के आसपास कुछ नंबर आ जाएगा। अगर किसी ने पूछा होता कि ये जो fa है इसका डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन भी आप यहीं से बता सकते हैं। एक कई तरीके हैं, एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो चालू रखिएगा। fa का डायरेक्शन क्या है वो तो यहाँ से भी दिख रहा है। जैसे fa हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, किसी ने पूछा fa वेक्टर हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज mg बाई f, mg भी पता है और f भी पता है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बॉडी हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर रहे हैं, तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट हो जाए। मतलब ये फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो तीसरा फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी अगर यहीं से पास हो जाए तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट बी के अबाउट तीनों फोर्स के टॉर्क जीरो हो गए। अगर mg यहाँ से पास हो रहा है, f यहाँ से पास हो रहा है, fa अगर ऐसे किसी डायरेक्शन में चला जाए तो इस पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट f और mg का टॉर्क जीरो है। अगर fa का लाइन ऑफ एक्शन ये है तो एक रिजल्टेंट टॉर्क हो जाएगा, जो कि है नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है। तो फोर्स fa का लाइन ऑफ एक्शन b से ही पास होना चाहिए, ठीक। तो इससे भी आप थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा आप लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन tan थीटा क्या है, ये लेंथ है आपकी
2r माइनस एच, और ये d जो अभी आपने निकाला था, तो tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं 2r माइनस एच अपॉन डी, तो ये भी सही आंसर है। और यहां से tan थीटा लिखेंगे mg/f, ये भी सही आंसर है। क्या दोनों एक ही हैं या मैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहा हूं? दोनों एक ही हैं। याद देखिए, ये अभी आपने जो लिखा है mg/f, mg/f की वैल्यू किसके बराबर है? ध्यान से देखो तो, mg/f की वैल्यू 2r माइनस एच बाई डी। तो ओहो, 2r माइनस एच बाई डी और mg/f दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और डिस्कशन के साथ। गुड बाय।